Hello students, Dr. Kumar Jain, Assistant Professor, Government Law College, बीकानेर। आज फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को कंटिन्यू करते हुए जो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सक्सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें धारा 23 पूर्व में आप पढ़ चुके हैं और अब यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 को संशोधित अधिनियम 2005 के द्वारा हटा दिया गया है। It has been omitted. Let's start with section 24. सेक्शन 24 को भी ओमिट कर दिया गया है संशोधित अधिनियम 2005 के द्वारा, परंतु कॉम्पिटिशंस की दृष्टि से यह पढ़ना आवश्यक होगा कि 2005 से पूर्व की क्या स्थिति थी। This is very important to know exactly what was section 24 before the Amendment Act 2005, 99/2005. Let's start. It relates to remarriage, यानी कि पुनर्विवाह। यदि पुनर्विवाह का जो कंसेप्ट इसमें दिया गया है उसे देखा जाए तो यह पाबंदी किसको करता है, यानी कि यह एक डिस्क्वालिफिकेशन है टू द सक्सेशन। यह एक निर्योग्यता है किसकी, कि कोई जो व्यक्ति है यदि किन्हीं कारण से वह निर्हित हो जाता है, वह निर्योग्यता में आ जाती है उसको, तो वह उत्तराधिकार नहीं प्राप्त, यानी कि वह उत्तराधिकारी नहीं होगा और वह क्लेम नहीं कर सकता, उसे किसी प्रकार का अंश नहीं मिलेगा। यहाँ पे विडोज की बात हो रही है। सेक्शन 24 रिलेट्स टू विडोज। कुछ 3 विडोज हैं जिनको यदि उनका पुनर्विवाह हो जाता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी सक्सेशन के लिए। दे विल नॉट अमाउंट टू बी एन हेयर। हु आर दोज? दैट इज सन्स विडो, सन्स विडो एंड ब्रदर्स विडो, यानी कि पुत्र की विधवा और पुत्र की विधवा, यानी कि पुत्र के पुत्र की विधवा, यानी कि प्री डिजीज सन्स विडो और है ब्रदर्स विडो। यदि इन तीनों विडो ने पुनर्विवाह कर लिया है, दिस इज रीमैरिज, यदि इन तीनों ने पुनर्विवाह कर लिया है, दे विल नॉट सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज्ड or of the propostis. This is important. यानी कि जो मृतक है उसकी संपत्ति इन तीनों को नहीं मिलेगी। परंतु एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि माता है या यदि सौतेली माता है, माता या सौतेली माता यदि ये पुनर्विवाह कर लेती हैं तो ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन इनके साथ इन पर लागू नहीं होगा। इफ द मदर और द स्टेप मदर रीमैरिज आफ्टर द डिजीज, then also they will not disqualify and they will be an heir to the property of the deceased. और ये क्या है? SW, SSW, ब्रदर्स विडो, यानी कि यह यदि विधवाएं हैं तो यह पुनर्विवाह कर लेती हैं और ये पुनर्विवाह कर लेती हैं तो इनको मिलेगा, और ये उपरोक्त जो है यदि ये पुनर्विवाह कर लेती हैं तो इन्हें नहीं मिलेगा। इस तरह से आपने यह 3 तरह की विधवाएं लिखी, सन्स विडो, सन्स विडो और ब्रदर्स विडो। लेट्स स्टार्ट विथ नाउ द चेंज। यदि सेक्शन 24 को अब लोपित कर दिया गया है, संशोधित अधिनियम द्वारा धारा 24 को लोपित कर दिया गया है, तो यदि आफ्टर 2005 वो स्थिति थी बिफोर, यह स्थिति है आफ्टर, तो यदि लोपित कर दिया गया है तो यदि SW, SSW और ब्रदर्स विडो ये पुनर्विवाह भी कर लेती हैं तो भी इन्हें
उस डिजीज्ड, उस प्रोपर्टिस मृतक की संपत्ति में ये इनको हिस्सा मिलेगा, इन्हें अंश मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज। यानी कि पुनर्विवाह जैसा डिस्क्वालिफिकेशन संशोधित अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह एक चेंज आया है। नाउ देयर इज नो सच डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 24 के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 25। यदि धारा 25 देखी जाए तो वह है मर्डरर डिस्क्वालिफाइड। ये कंटिन्यूस चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हत्या करने वाला है वह निर्हित होगा, वह डिस्क्वालिफाई होगा। इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें इन फर्दरेंस क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं उठेगी और जो कंपटीशन है उसमें ये प्रॉब्लम्स पे ही आता है। इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार को अग्रसर करने हेतु। अब यह जो मर्डरर है इसके साथ अबेटर भी यूज होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन जो क्योंकि आते हैं तो ज्यादा कई किताब से आते हैं या कोई केसेस से आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ए बी सी डी ये आपस में ब्रदर्स हैं और ये साथ में रह रहे हैं। इनके एक फादर एफ है, ये साथ में रह रहे हैं। ठीक, किसी कारणवश ए बी सी डी के बीच में कुछ फाइटिंग हो जाती है, छोटी मोटी एक उनके बीच में फाइटिंग हो जाती है। और किस कारणवश एक हल्का सा ब्लो लगाता है और फादर की उसी समय मृत्यु हो जाती है। यदि फादर की मृत्यु हो जाती है तो ये इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी जो लड़ाई हो रही थी उसमें वह साथ रह रहे थे और लड़ाई होते वक्त ये एक ब्लो इस फादर के लग गया और जिससे मृत्यु हो गई। तो यहाँ ए डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। ए बी सी डी चारों ही सक्सेसर्स कहलाएंगे इस एफ की। ये एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक ए है और बी है। एक ए है और एक बी है, ये ब्रदर्स हैं, ब्रदर 1 और ये ब्रदर 2, ये साथ में रह रहे हैं। ए बी को उकसाता है, ए बी को उकसाता है कि तुम पिता की मृत्यु कर दो, कि तुम पिता, यानी कि उकसाने पर बी पिता को की हत्या कर देता है। ही मर्डर्स ए। नाउ दिस इज अबेटमेंट, बी इज अ अबेटर एंड बी इज अ मर्डरर बट ए इज गोइंग टू बी एन अबेटर, क्योंकि उसने अबेट किया, उसने स्वयं ने उसकी हत्या नहीं की। तो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एफ की, यानी कि प्रॉपर्टी ना तो ए को मिलेगी और ना बी को मिलेगी। इस प्रकार से और भी यहाँ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं किताबों में, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में यही इलस्ट्रेशंस आते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल अगर देखा जाए तो उसको और देख लेते हैं कि यदि फादर है और ये डी है और यहाँ एस की मृत्यु हो गई और इसका एक पुत्र है। ठीक, अब ये इसको कुछ ऐसा लगता है कि इन फर्दरेंस का ये एग्जाम्पल है, तो वह एस क्या करता है, इस डी की मृत्यु कारित कर देता है। यदि वह डी की मृत्यु कारित कर देता है एफ के, ठीक, तो एफ की प्रॉपर्टी किसको नहीं मिलेगी, एस एस को नहीं मिलेगी, जबकि वह उसका कौन है, पुत्र। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी संपत्ति किसको मिल जाएगी, पुत्री को मिल जाएगी। इसलिए यह माना जाएगा कि वह यहां डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको सेक्शन 25 में
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 26, यानी कि कन्वर्ट्स दिस apostrophe s converts descendants कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स को डिस्क्वालिफाइड, यानी कि जो धर्म में स्वपरिवर्तन कर लेते हैं, अन्य धर्म में जिन्होंने स्वपरिवर्तन कर दिया, उनके जो वंशज होंगे वह डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी कि वह निरहित हो जाए। स्वयं जो कन्वर्ट है वो नहीं है। एग्जाम्पल ए है, ये फादर है, उसका ए सन है और बी सन है। फादर के रहते हुए ए ने इस्लाम धर्म अपना लिया, ही कन्वर्ट्स टू इस्लामिक रिलीजन। नाउ ए इज द कन्वर्शन, he has converted, still he is going to be an heir, यानी कि फिर भी वह उत्तराधिकारी होगा। परंतु अब इसके डिसेंडेंट्स एग्जाम्पल समझ लें। डिसेंडेंट्स एग्जाम्पल कैसे समझेंगे कि ये एफ है, ये ए है और ये बी है। अब ये इस्लाम में इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, तब तो इसको मिलेगा, ठीक। अब इसके एक पुत्र हो गया, ठीक। अगर इसकी डेथ हो जाती है, अब ये इस्लाम में इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन यह जो पुत्र है ये किसका है? कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स, तो एस को नहीं मिलेगा, यानी कि जो सारी संपत्ति है वह किसको चली जाएगी? बी को चली जाएगी, ना कि एस। मैं रिपीट वापस कर दूं थोड़ा समझाने के हिसाब से, इसको दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं। कन्वर्ट्स के लिए यदि समझा जाए तो यूं भी समझा जा सकता है कि एस ये एफ है और वह ए और बी, दो पुत्र छोड़कर उसके दो पुत्र होते हैं, और वहां इस ए एस ए, इसके तीन पुत्र और मान लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। S1, S2 और S3, ठीक, ऐसे समझ लेते। अब ये इस्लाम में इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, ठीक। यदि इसने इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर दिया और S1 का जन्म इसके धर्म परिवर्तन से पहले हो गया, S2 और S3 का पश्चात हुआ है। S2 और S3 का जन्म कन्वर्जन के बाद हुआ है। They have taken birth after the conversion, but S1 had taken birth before the conversion. What will happen? Then S1 is going to be the heir. तब S1 और B दोनों हो जाएंगे, परंतु S2 और S3 नहीं होंगे। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या दे रखी है? यदि S2 और S3 यदि वह हिंदू धर्म अपनाते हैं तब वह यहां डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और वह तब संपत्ति में अधिकार रखेंगे। इस प्रकार से आज आपने जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो पढ़ी, जो कि लोपित हो गई और जो है 23, 24, 25, 26। 23, 24 को लोपित कर दिया गया और वह आज की तारीख में उनकी क्या परिस्थिति है ये बताया गया है, और आगे 25 और 26। यदि धारा 27 देखी जाए तो वह भी इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वह ये कह रहा है सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि ये इसकी एक तरह से इंपॉर्टेंट धारा है। सेक्शन 27, क्योंकि सारी डिस्क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अब आगे और सक्सेशन व्हेन हेयर